आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कहा कि जिले में बीआरएस समर्थित सरपंचों और उप सरपंचों की जीत से पार्टी में नई जान आ गई है। उन्होंने कहा कि 127 सरपंचों और 156 उप सरपंचों ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण जनता कांग्रेस पार्टी के 2 साल के शासन से परेशान थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था वे अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। इससे पहले आज नए चुने गए सरपंचों और उप सरपंचों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले में आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामाराव का जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है। जब बीआरएस सत्ता में थी तो पार्टी ने खम्मम और कोठागुड़ेम जिले में शानदार जीत हासिल की थी। पिछले जीपी चुनावों में कांग्रेस ने सिर्फ कुछ सरपंच सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद बीआरएस ने अब पूरे तेलंगाना में लगभग 40% सरपंच सीटें जीती है और पार्टी के लिए यह एक सराहनीय उपलब्धि है। मकर संक्रांति पर होने वाले स्वीट पतंग और हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के बारे में तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि 13 से 15 जनवरी तक प्लेग्राउंड में पतंगे उड़ाई जाएंगी। 20 से 25 देशों की अलग अलग तरह की पतंगे उड़ाई जाएंगी। वाला है 13 से लेकर 15 तक एट परेड ग्राउंड्स में ये पूरे पतंगों को जो है उड़ाएंगे और वो भी जो है सारी दुनिया से 20 या 25 कंट्री से जो है नए नए तरीके के नए नए रंग नए अलग अलग रंग के और वो भी जो है क्या बोलते हैं लाइटिंग रोशनी आते रहते और कल उड़ते रह गए। तो और इस साल में वो पतंगों के साथ साथ हिंदुस्तान में है सो 23 मुल्क से 23 स्टेट से अलग अलग स्वीट्स बना के खुद का घरों में उन लोग जो है हर स्टेट से यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक हर स्टेट से हर मुल्क से जो है वो स्वीट्स बना के लाके परेड ग्राउंड्स में करीब अंदाजा मेरे ख्याल से 1200 तरीके के अलग अलग स्वीट्स बना के रख रहे हैं। तो मैं पूरे तेलंगाना समझिए और जितने भी लोग हैं आने वाले उन सबसे मेरा गुजारिश है, ये मौका है हर आदमी उसमें आना, शामिल होना, देखना और टेस्ट करना, उसे उसके साथ साथ गाना बजाना भी रहते। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तेलंगाना कांग्रेस द्वारा विश्वविद्यालय की 50 एकड़ जमीन को वापस लेने के प्रयास के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। जमीन चोरी नामंजूर, सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा करो, विश्वविद्यालय की जमीन की रक्षा करो के नारे के साथ मानू छात्र समूह परिसर में सेंट्रल लाइब्रेरी से बाबे ईंट तक की रैली का आयोजन किया। दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पूछा है कि 1998 में आवंटित 200 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि वापस क्यों नहीं ली जाए। वही एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय की खाली जमीनों को वापस करने के नोटिस के खिलाफ विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद की है। इस बार उनका निशाना सरकार की उस योजना पर था जिसमें वह शिक्षण संस्थानों की खाली पड़ी जमीन को अधिकृत करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का हस्तक्षेप राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ओवैसी ने विशेष रूप से उर्दू यूनिवर्सिटी की जमीन का मुद्दा उठाया जो हैदराबाद की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि आईएसबी जैसी संस्थाओं को भी सरकार ने नोटिस थमा दिया है जो राज्य के वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरने की राह में रोड़ा बन सकता है। वी नो सर, अब ये कंचा गच्ची बोली का लैंड का मसला हो गया बोले तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आ गए सर। उर्दू यूनिवर्सिटी से अब आप आईएसबी को भी गए हैं, मुझे ये भी मालूम। आईएसबी के पास भी नोटिस गई सर कि अनयूज जो आपका लैंड है वो भी दे दो बोल के। तो सबका लैंड ले लिए तो सर फिर कैसे होगा सर।
बीआरएस के टीआर के राज्य सरकार द्वारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को बिना इस्तेमाल की गई जमीन पर दिए गए नोटिस पर हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता समाराम मोहन रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमने यूनिवर्सिटी में 20 साल बाद भी जमीन का इस्तेमाल न होने के बारे में सफाई मांगने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह नजरिए की बात है, इसे गलत तरीके से न देखें। यह यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए है ताकि वे बाकी जमीनों का इस्तेमाल छात्रों के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करें। इसलिए इसे सकारात्मक तरीके से देखें। केसीआर या केटीआर के उलट जिन्होंने तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था को फेल कर दिया है और सभी यूनिवर्सिटी के जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की है, हमारी सरकार छात्रों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमने यह नोटिस प्रशासन पर दबाव डालने के लिए दिया है ताकि वे उस जमीन का इस्तेमाल छात्रों के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करें। हम छात्रों की मांगों के साथ हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 जनवरी को बेल न मिलने के बाद पहली बार एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी और दुख की बात है कि दोनों लोगों को बेल नहीं मिली है। देखिए, आज अगर आप एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, उसमें 2 रिपोर्टें हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है एक एमटेक चेयरमैन को जो 16 महीने से जेल में था, और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक राधे साहब का ही जजमेंट है, बेल का ऑर्डर है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एंश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्लिप्स्ड बाय द नेचर ऑफ द ऑफेंस। एक ये हो गया। दूसरा एक और है केस जिसमें एक शख्स है जो नक्सलाइट एक्टिविटीज में, वो एक्यूज का नाम है कैलाश रामचंदानी। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से 15 पुलिस के अहदेदारों की मौत हुई आईईडी ब्लास्ट में। ये बेल ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसमें, और जस्टिस बागची हैं, और उसमें ये लिखा गया है कि देयर मस्ट बी ए स्पीडी ट्रायल विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स अप एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई nature of this nature to try cases of the nature. Since there are many cases pending with trial judge and prosecution has cited many witnesses, the trial is not going to conclude in the near future. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस आदमी पर इल्ज़ाम है आईईडी ब्लास्ट के जरिए 15 पुलिस के लोगों की मौत हुई, उनको बेल दिया, और दूसरा जस्टिस संजय कुमार साहब और जस्टिस आलोक राधे साहब ने एक एमटेक चेयरमैन को पीएमएलए केस में, देखिए पीएमएलए में ट्विन टेस्ट होता है, तो इन 2 केसेस में बेल दे दिया गया। अब ये समझ मेरे को तो सरप्राइजिंग और शॉकिंग दिख रहा कि इन दोनों को बेल नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के ही 2 कोर्ट्स ने तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखदेव रेड्डी ने निलंबित बीआरएस एमएलसी के कविता का परिषद सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। परिषद सचिव द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष ने 6 जनवरी से कविता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कविता 2021 में निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से स्थानीय परिषद के लिए चुनी गई थी। उन्होंने पिछले साल 3 सितंबर को एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। अपने भाषण के दौरान कविता ने अपने पिता के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी पर जमकर हमला बोला और पिछली पार्टी के शासनकाल के दौरान तेलंगाना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बीआरएस संविधान को मजाक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस शासनकाल के दौरान लिए गए कुछ अलोकप्रिय निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कविता को सितंबर 2025 में बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने अपने चचेरे भाइयों और पार्टी नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर बीआरएस शासन के दौरान निर्मित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर अपने पिता केसीआर की छवि को खराब करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र की सियासत में अजब और गजब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिला रही है तो कहीं उसे अवैसी के पार्टी एमआईएम के पार्षदों का समर्थन मिल रहा है। अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के हाथ मिलाने के बाद अकोट में एमआईएम के पार्षदों ने बीजेपी और एनसीपी को समर्थन दे दिया। अकोट नगर परिषद में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से 33 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए थे। बीजेपी 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एमआईएम को 5 सीटें मिली और वह तीसरे स्थान पर रही। गवर्निंग बोर्ड बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को
कम से कम 17 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होती है। इस नए गठबंधन को अकोला जिला प्रशासन के पास पंजीकृत भी कराया जा चुका है। एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अकोला के पार्टी नेताओं के खिलाफ एक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि हमें इस गठबंधन की जानकारी नहीं है। अगर हमारे किसी स्थानीय नेता ने बीजेपी से गठबंधन किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। एमआईएम प्रमुख अवैसी के बयान पर शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी और भाजपा एक दूसरे की ए और बी टीमें हैं और अजित पवार और भाजपा भी एक दूसरे की ए और बी टीमें, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान न दें। देखिए, ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक ही दूसरे की ए टीम बी टीम है। अजीत दादा पवार भारतीय जनता की पार्टी की ई टीम और बी टीम है। तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि अजीत दादा पवार के लिए यही भाजपा कहती थी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, चक्की पीसिंग। आज वही चक्की पीसिंग की जगह आदमी उप मुख्यमंत्री बना है। और यही अजीत दादा पवार भाजपा के लिए क्या क्या कहा करते थे, शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए क्या क्या कहा करते थे। तो इनकी बातों को सिर्फ एंजॉय करिए। एक प्रकार से कॉमेडी शो चल रहा है। इस कॉमेडी शो में आप हंसी आनंद लीजिए। यहाँ पर चुनाव लड़ाई लड़ रही है बीजेपी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना। बाकी सब इसमें केवल और केवल एक रोल प्ले कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ओवैसी साहब यहाँ आइए। ओवैसी साहब एक टूरिस्ट हैं, हैदराबाद से आते हैं, टूरिस्ट करते हैं, चले जाते। ना एक उनके पास खासदार है, ना आमदार है, नगर। ये क्या करने यहाँ आते हैं? केवल जहरीले बयान, ये जहर बोते हैं और भाजपाई उस जहर पर और जहर फूंकते हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती है ओवैसी और भाजपा और अजित पवार और शिंदे के बीच में, इससे महाराष्ट्र की जनता निजात पाना चाहती है। कर्नाटका में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के हुबली में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उसके एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी बस में एक महिला कर्मचारी को घेरे हुए हैं। संबंधित पक्ष का आरोप है कि विरोध करने और आपत्ति जताने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। हालांकि हुबली के पुलिस आयुक्त ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि महिला ने अपने कपड़े उतार दिए और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। अब इसको लेकर बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने हमला बोला है। बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि महिला आयोग के तहत तत्काल जांच शुरू कर देनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ निलंबन सहित सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम डिमांड करना चाहता हूँ, तुरंत वुमेन कमीशन जांच करना और कौन ऐसा दौर्जन्य किया, अट्रॉसिटी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होना, कार्रवाई करना, उसको तुरंत सस्पेंड करना, पुलिस को लोगों को सस्पेंड करना। कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया है, उसके खिलाफ इतना केस है, उतना केस। स्पष्ट रूप से मानवता के खिलाफ एक्शन किया है, ऐसा स्पष्ट होता है। और वुमेन्स के खिलाफ ऐसा अट्रॉसिटी किया है, स्पष्ट होता है। तुरंत एक्शन करना, पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि देश के हर हिस्से में खदानें संचालित होती हैं। ये देश के विकास के लिए आवश्यक है। डीजीएमएस की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। यह खदानों और श्रमिकों की सुरक्षा पर केंद्रित है। आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक नया श्रम संहिता लागू किया है। श्रम संहिता में हमने स्वास्थ्य सुरक्षा और श्रमिक सुरक्षा के लिए एक अलग संहिता शामिल की है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डीजीएमएस की जिम्मेदारी बढ़ेगी। श्रमिक संहिता को लागू करने में इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में हर जगह में माइंस चलती है। देश का विकास के लिए जरूरत भी है। डीजीएमएस ब्रिटिशर का टाइम में शुरू हुआ। माइंस का वर्कर्स का सेफ्टी का बारे में वो सोचता है। अभी भारत सरकार नया लेबर कोड लाए हैं। ये लेबर कोड में हेल्थ के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए, वर्कर्स का सेफ्टी के लिए अलग से हम कोड लाए हैं, वो एचएच कोड। केरल के पिछले 2 दिनों में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के और मामले सामने आए हैं, जिनमें एक की मौत भी शामिल है।
अब इसको लेकर केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि हमने मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब केरल में मेनिंगोएन्सेफलाइटिस परीक्षण सुविधाएं विकसित की गई है। ये जांच के नतीजों में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का पता चलता है तो डॉक्टर तुरंत इलाज कर देंगे। हमारे मृत्यु दर 24% है क्योंकि हम शुरुआती चरण में ही इसकी जांच और पहचान कर लेते हैं। ICMR और केरल सरकार का यह एक क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं। हमें पानी की टंकियों में भी अमीबा मिला है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज को मिली बम की धमकी के बारे में उन्होंने कहा, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अभी मुझे इस धमकी के बारे में सूचित किया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आज तमिलनाडु कौशल प्रतियोगिता 2025 विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कौशल विकास पहलों के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। अब तक 1200 छात्रों को रोजगार मिल चुका है और सरकार जून तक 100 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन करने की योजना बना रही है, जिनमें इन्फोसिस, टाटा और TVS जैसे शीर्ष कंपनियां भाग लेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने छात्रों की सहायता के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमारा कौशल विकास विभाग छात्रों के उत्थान और सहायता के लिए काम कर रहा है। हमारे कौशल विकास विभाग के माध्यम से 1200 छात्रों को रोजगार मिला है। जून तक हमारी सरकार द्वारा 100 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है, जिनमें इन्फोसिस, टाटा, TVS आदि जैसी अग्रणी कंपनियां भाग लेंगी। ये कंपनियां भी छात्रों को कौशल प्रदान करने और उन्हें भर्ती करने के लिए आगे आती हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने मुफ्त लैपटॉप योजना उद्घाटन किया है, जो छात्रों के लिए मददगार साबित होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।